चरमे कुर्बानी जो है वो पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा किया जा रहा है। तो बहुत सारे इदारे जो हैं वो इस मामले में काम करते हैं। मदारस भी हैं, दीनी मदारस भी हैं और NGOs भी हैं जो काम जो है वो करती हैं इस हवाले से। अल-खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में कफ़ालत यतामा का सबसे बड़ा प्रोग्राम चला रही है, जिसमें इसके आगोश मरकज़ भी हैं और यतीम बच्चों की परवरिश के हवाले से मकामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। शहर चकवाल के अंदर हमारे 2 स्टेशन हैं जिन पे हम इज्तिमाई कुर्बानी का बंदोबस्त करते हैं। उसमें तकरीबन हम 70 के करीब जानवर जो है वो ज़िबा करते हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, ईद इसार के मौका पर पूरे पाकिस्तान में जो कुर्बानी का फरीज़ा है वो सर अंजाम दिया जा रहा है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इदारे पाकिस्तान भर में जो जानवरों की खालें हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं। एक तखमीने के मुताबिक इस साल 70 लाख तक जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी दी गई है। इसका मतलब है कि 70 लाख खालें या चमड़े वो इकट्ठे हो रहे हैं और ये सारे चमड़े और खालें जो हैं पाकिस्तान की जो चमड़े की सनत है उसमें जाएंगे और उसको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जो है वो जनरेट करेंगे। लेकिन जब ये फरीज़ा कुर्बानी का सर अंजाम दिया जाता है तो ये खालें और चमड़े हदिया कर दी जाती हैं या सदका कर दी जाती हैं और मुख्तलिफ़ जो फाउंडेशंस हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर इन खालों की और चमड़ों की कलेक्शन करती हैं। इस वक्त मेरे साथ ज़िला चकवाल के अल-खिदमत फाउंडेशन के जो सदर हैं नुमान ज़फ़र साहब वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि खालों की कलेक्शन का ये तरीक़ाकार क्या है, किस तरह इनको गवर्नमेंट अलाउ करती है, कहाँ कहाँ से ये मुख्तलिफ़ खालें और चमड़े किस तरह जो है वो कलेक्ट करते हैं, उनको प्रिजर्व कैसे करते हैं, उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और ये सारी चीज़ें कहाँ जाकर जो है वो लगती हैं या इनका जो मसरफ़ है वो खालों का क्या है। तो आइए नुमान ज़फ़र साहब से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज सबसे पहले आज़ाद चैनल और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ़ से ईद की मुबारक और उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़र रही होगी। तो जो आपने सवाल किया कि चरमे कुर्बानी जो है वो पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा किया जा रहा है, तो बहुत सारे इदारे जो हैं वो इस मामले में काम करते हैं। मदारस भी हैं, दीनी मदारस भी हैं और NGOs भी हैं जो काम जो है वो करती हैं इस हवाले से। अल-खिदमत फाउंडेशन का नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से काम होता है। तो चरमे कुर्बानी के जो मसारिफ़ हैं वो बिल्कुल उसी तरह के हैं जिस तरह के कुर्बानी के मसारिफ़ हैं। एक तो चरमे कुर्बानी का जो आमदन है उसको आप रफ़ाई कामों के अलावा या खिदमत खल्क़ के अलावा या ऐसे मुस्तहिक़ लोग जो कुर्बानी लेने का हक़ रखते हैं उसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल-खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में कफ़ालत यतामा का सबसे बड़ा प्रोग्राम चला रही है, जिसमें इसके आगोश मरकज़ भी हैं और यतीम बच्चों की परवरिश के हवाले से मकामी सतह पर भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। चकवाल में अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनको हम फ़ीस के अलावा मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर ख़रीदारी वगैरह भी कराते हैं, उनको तोहफ़े भी देते हैं ईद के मौका के ऊपर। इसी तरह से जो चरमे कुर्बानी को इकट्ठा करने का प्रोसेस है वो ज़ाहिरी बात है मशरूत होता है गवर्नमेंट की इजाज़तनामे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो हर साल अपना इजाज़तनामा बाकायदा हासिल करती है और उसके बाद फिर हमारे वॉलंटियर्स अपने अपने इलाक़ों में उसको जो है एडवर्टाइज़ करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने चरमे कुर्बानी जो है वो किसी को वादा नहीं कर रखा तो वो अल-खिदमत फाउंडेशन को दें और फिर उसमें अपने जो मसारिफ़ हैं उसका तारफ़ करवाते हैं। और लोग अगर समझते हैं कि अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो इसको सही मकसद के तहत इस्तेमाल करेगी तो वो फिर हमें इसमें देते हैं। हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो चरमे कुर्बानी इकट्ठा करते हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमारे इस मरकज़ी कैंप तक पहुंचाते हैं और यहाँ फिर ये खालें नमक लगाकर महफूज कर ली जाती हैं। अच्छा, वो आप उनको खुद वो सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि वो जाके लेकर आएँ या वो भी अपनी तरफ से सवाब समझ के खुद ही आपको दे जाते हैं? जी बिल्कुल, दोनों तरह की ऑप्शन मौजूद होती हैं। कुछ लोग इस मामले में ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो समझते हैं कि कुर्बानी की जो खाल है वो हम खुद अगर पहुँचाएँ किसी मरकज़ तक तो वो भी सवाब का ज़रिया है। और वैसे हमारे पास सहूलत मौजूद होती है कि हमने मुख्तलिफ़ तरह की ट्रांसपोर्ट जिसमें बाइक के ज़रिए है, रिक्शा के ज़रिए है, लोडर रिक्शा के ज़रिए है या बड़ी गाड़ियों के ज़रिए है, वो हमने इंतज़ाम कर रखा होता है। तो हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं और पेड वर्कर्स भी होते हैं, तो वो जाके इसको मैनेज करते हैं और जो हमें कॉल मौसूल होती है उसको हम अपने पास नोट करते हैं, उनका एड्रेस नोट करते हैं
और हमारी टीम वहाँ पर पहुँचकर उनसे और अगर कोई वसूली की रसीद डिमांड करता है तो हम उसको रसीद भी देते हैं। अच्छा, एक चमड़े की कीमत आजकल क्या लग रही है मंडी में जहाँ पे आप जाके बेचते हैं, और एक खाल की कीमत क्या है? चमड़े की जो कीमत है वो पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा जो है वो कम है। इसमें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे अखराजात जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और आमदन कम होती है, लेकिन चूँकि ये हमने फ़रीज़ा अदा करना होता है। एक मुझे याद है कि 2 साल कबल इसकी कीमत ना होने के बराबर थी बड़े चमड़े की, तो बहुत सारे लोगों ने या जिन लोगों ने इकट्ठा किया चमड़ा और बाद में उनको अच्छा रेट नहीं मिला तो उन्होंने उनको खुले ज़मीनों में फेंक दिया। ये चकवाल में हुआ है। उससे ताफ़न और बदबू और बीमारियों का बहुत ज़्यादा अंदेशा रहा, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से इसके रेट में काफ़ी बेहतरी आ रही है और इस दफ़ा उम्मीद कर रहे हैं हम कि 1000 रुपये के करीब बड़े चमड़े की जो कीमत पहुंचने का, शायद इससे ज़्यादा भी जो ये तो मंडी के होते हैं हिसाब से। इसी तरह से जो है वो छोटा जो बकरे का खाल है वो तकरीबन 500 के राउंड अबाउट अमकानात हैं। तो ये तो जब मंडियों में हम जाते हैं तो उस वक्त हमें अंदाज़ा होता है कि क्या पोजीशन चल रही है। अभी हमारी पूरी तवज्जो जो है वो उनको इकट्ठा करने पर और उनको महफूज बनाने पर है। किन मंडियों में जाकर आप ये चमड़ा और खालें जो है वो बेचते हैं? ये ज़्यादा जो बड़ी मंडी है वो लाहौर के अंदर मौजूद है, तो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं, हम उनके क्योंकि हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है उसमें, क्योंकि वहाँ पे माल जब मंडी में पहुँचता है तो उसकी जो ख़रीदार होता है वो मुख्तलिफ़ हवाले से स्क्रूटनी करते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनसे फिर बहस मुबासा या जो लेन देन है वो वही बंदा कर सकता है जो एक्सपर्ट है। तो हमारे वहाँ एक एक्सपर्ट की टीम है जो इनको मैनेज कर रही होती है, तो वो मंडियों में जाते हैं और उसको जो है ना एक शफाफ अंदाज से बोली के ज़रिए बेचा जाता है और फिर जो आमदनी होती है उसको अलखिदमत के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है डायरेक्ट। तो अब तक आप जो है वो ईद के मौका पर आप कितनी खालें, कितने चमड़े जो है वो जमा कर चुके हैं और कितना को अंदाज़ा है कि हो जाएंगे? अभी कुछ देर पहले मैंने रिपोर्ट ली है, तो ये फ़िगर जो है वो तकरीबन 300 के राउंड अबाउट जो है वो चल रहा है और हमारा टारगेट था कि इस साल हमने जो बड़ा चमड़ा है वो तकरीबन 500 के करीब हमने, ये सिर्फ शहर चकवाल से है चूँकि पहले तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये काम करते थे, लेकिन अब चूँकि मैंने आपको बताया कि रेट नहीं इतना हमें मिलता, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि शहर चकवाल को मैनेज कर लें और देहात में मदारस और दीगर जो तंजीमें काम कर रही हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो अगर उनको भी उसमें शेयर मिलता है तो बिल्कुल वो लोग करते हैं उसमें। और वैसे भी हमारे यहाँ देहात में मसाजिद को और मदारस को ज़रूरत भी होती है तो वो करते हैं। तो शहर चकवाल के अंदर हमारा टारगेट था कि हम 500 का फिगर जो है उसको क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे आज ईद का दूसरा दिन है, तो शाम तक मुझे उम्मीद है कि हम काफ़ी हद तक अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 500 अगर आप चमड़े इकट्ठे करते हैं, 1000 रुपये का एक चमड़ा है, मतलब 5 लाख रुपए ईद के 3 दिनों में आप शहर चकवाल से ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत छोटी अमाउंट है जिसके लिए ये लोग इतना भाग दौड़ करते हैं, घर घर जाते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, लोगों को एडवर्टाइज़ करते हैं, उनसे राब्ते करते हैं, वादे लेते हैं, फिर उठा के लाते हैं, फिर आगे लेकर जाते हैं। तो क्या ये ऐसा काम है कि इसके लिए इतनी जद्दोजहद करनी चाहिए, या क्या इतना सरमाया पूरे मुल्क से इकट्ठा हो जाता है कि जिसकी कोई हैंडसम अमाउंट बने आपके लिए? देखें, ये चूँकि मसरफ़ जो होता है इसका ये मकामी सतह पर होता है। अभी आपने एक 5 लाख का तखमीना लगाया, हमारा जो अंदाज़ा है कि इसमें से तकरीबन 40% रकम जो है वो हमारी मतलब वसाइल पे ख़र्च हो जाती है। 5 लाख में से अगर 1.5 लाख रुपया हम खर्च कर देते हैं ट्रांसपोर्ट में और एडवर्टाइजिंग में और उजरत में और ये मामले, तो हमें एक हैंडसम अमाउंट बच जाती है। उस अमाउंट को डेफिनेटली किसी न किसी जो है ना हमारी यतीम बेटी की शादी हो जाती है, किसी के तालीम के अखराजात निकल आते हैं, किसी मरीज़ का इलाज हो जाता है, और करना ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है। तो उसमें बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे भी होता है, मैंने लोगों को देखा है कि लोग 1000 रुपये की दवा के लिए भी दर बदर भटक रहे होते हैं, वो लोगों के दरवाज़े खटखटा रहे होते हैं। तो हमारे पास अगर ये वसाइल मौजूद हों तो हम किसी का दरवाज़ा खटखटाने के मोहताज नहीं है। हमारे पास लोग आते हैं, हम उनकी जो ही पता चलता है कि उनकी ज़रूरत जायज़ है तो हम फ़ौरी तौर पर जो है उनको वो अदायगी कर देते हैं, जिससे उनका मसला जो है वो हल हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसरफ़ है इनका, और ज़ाहिर बात है कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है तो उसमें बरकत तो आपको पता है कि वो अल्लाह की ज़ात ने देनी होती है। अच्छा, आपको अंदाज़ा है कि अल खिदमत फाउंडेशन मुल्क भर से ईद के मौका पर कितने को खालें और चमड़े इकट्ठे करती है, कितना को सरमाया कलेक्ट हो जाता है? ये अंदाज़ा लगाना मेरे लिए शायद मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि
एक तो काफ़ी बड़ा जो नंबर है वो हमारे अपनी इज्तिमाई कुर्बानी के ज़रिए कट, मिसाल के तौर पर चकवाल में, शहर चकवाल के अंदर हमारे 2 स्टेशन हैं जिन पे हम इज्तिमाई कुर्बानी का बंदोबस्त करते हैं। उसमें तकरीबन हम 70 के करीब जानवर जो है वो ज़िबा करते हैं। तो इसी तरह से हर ज़िला के अंदर, हर बड़े शहर के अंदर इज्तिमाई कुर्बानी का भी एहतमाम होता है, जिससे एक बड़ा नंबर ख़ुद मेरे ख़्याल में कराची के अंदर गालबन 500 के करीब शायद जानवर कुर्बान इज्तिमाई कुर्बानी में किए जाते हैं। और बाकी खालियाँ अलग हैं जो जमा की जाती हैं। जो जमा की जाती हैं, तो इसलिए ये नंबर ओवरऑल बहुत बड़ा जाता है। और लोग तावन भी करते हैं इस हवाले से, खुद वॉलंटियर भी करते हैं और एतमाद करते हुए बहुत सारे लोग वो देकर भी जाते हैं। तो मेरे ख्याल में नंबर मैटर नहीं करता, जो आपका इखलास है, जो आपकी नीयत है, जो आपकी मेहनत है, वो अगर अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है तो उससे बड़ा नंबर जो है वो आपको नहीं मिल सकता। आपके वॉलंटियर्स पैसे भी लेते हैं या वो भी फ्री में काम करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो चमड़ा या खाल इकट्ठी करने वाले लोग हैं वो सारे वॉलंटियर्स हैं। हमारे पास जो उजरत वाले लोग होते हैं वो होते हैं जिनकी हमने ट्रांसपोर्ट हायर कर रखी होती है। मिसाल के तौर पर चकवाल शहर के लिए हमने 5 लोडर रिक्शों का बंदोबस्त कर रखा है। शहर से बाहर कुछ करीब के देहात के लिए हमने एक गाड़ी का बंदोबस्त कर रखा है, तो उनको हम उजरत देते हैं। और बाज़ लोग अल्लाह की रज़ा के लिए, हमारे साथ एक भाई है, अभी वो एक रूट पर हैं, तो वो जो वैसे चमड़ा उठाना आपको पता है कि एक भारी भी होता है, फिर कपड़े ख़राब होने का अंदेशा होता है, उसके साथ खून होता है। तो लोग जो हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए वो हमसे सिर्फ पेट्रोल के अखराजात लेते हैं और वो चमड़ा ख़ुद अपने हाथों से उठाकर वो अपने पास लोड करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं वो। तो जो लोग इस नीयत से काम करते हैं तो अल्लाह ताला उनके काम में बरकत ज़रूर अता करता है। वो अल्लाह के ऊपर है, वो हिसाब देगा। वो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इसका सिला जो है वो हमें वहाँ पर मिलेगा। अच्छा जी, जो खाले और चमड़े आप इकट्ठे करते हैं, सुना है कि इनकी कीमत लगती है, इनके आप टेक्सचर देख लें, अगर इसमें चर्बी ज़्यादा तो कीमत कम लगती है, या इनका म्यार का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। आपके नज़दीक कौन सी खाल और कौन सा चमड़ा जो है वो ज़्यादा कीमत लेकर जाता है, वो ज़्यादा अच्छा म्यारी समझा जाता है? जो हमारे चकवाल के धनी के इलाके के बैल हैं, या जो ये हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर है फ़तह जंग वाली साइड के जो बैल हैं, उनका जो चमड़ा होता है वो बहुत खूबसूरत होता है और बड़ी चमक वाला होता है। उनका रेट जो है वो सबसे ऊपर जाता है मंडियों में। और जो हमारे यहाँ जो मैं उसकी बात करूँगा, मुझे दीगर इलाकों का पता नहीं है, मसलन साहिवाल नस्ल के बैल आते हैं हमारे यहाँ। जो जनूबी पंजाब वाली साइड से जानवर आते हैं, मुल्तान की मंडियों से, खुशाब की मंडियों से, हमारे यहाँ उसको देसी जानवर नहीं माना जाता है। तो ये जो बाहर से जानवर आते हैं उनका जो रेट है वो निस्बतन हमारे जो मकामी जानवर हैं उनकी निस्बत कम लगता है चमड़े में। इसके अलावा जिस चमड़े के साथ चर्बी रह जाए या गोश्त रह जाए उसका रेट भी जो है वो कम करता है। इसके अलावा ईद के ऊपर बहुत सारे जो अनाड़ी लोग हैं वो भी इस कुर्बानी के चक्कर में आ जाते हैं कसाब बनकर, तो उनके जो मामलात हैं वो भी किसी अगर खाल को या चमड़े को कट लग गया है तो उसकी वजह से भी कीमत जो है वो ज़ाया हो जाती है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जब वो चर्म को या खाल को किसी बंद लिफाफे में डालकर गिरा लगा लेते हैं कि कोई बंदा आके ले जाएगा, तो उसमें बदबू हो जाती है या तफ़न हो जाता है, उसकी वजह से उसकी कीमत जो है ना, इस अपनी ज़ुबान में अगर कहा जाए या टेक्निकल ज़ुबान में कहा जाए तो उसको कहते हैं कि खाल जल गई है, तो उसका रेट जो है वो भी ना होने के बराबर लगता है और वो भी स्क्रूटनी में बाहर निकल जाती है। तो बहुत सारा, या इस तरह से है कि उसको अगर पानी लग गया है उससे भी जो है धोने के चक्कर में या वैसे सफाई के चक्कर में आप लगा देते हैं, उसमें उससे कीड़ा पैदा होने का खदशा होता है। तो इसलिए हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि बेशक आप खाल उतारें, जो ही उतारें तो उसको उल्टा करके उसके अंदर वाली साइड पे नमक लगा दें। फिर अगर वो आपके पास 2 दिन भी पड़ी है, 3 दिन भी पड़ी है, तो उसको ये अंदेशा नहीं है कि वो ख़राब होगी, बदबू देगी। और उसको पैक भी नहीं करना, उसको अगर हवा लगती रहेगी तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और अगर आप उसको नमक लगा देते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसके मक्खियाँ और चींटियाँ और कीड़े मकोड़े जो है ना, उससे भी वो महफूज हो जाएगी, आपकी खाल जो है वो मुकम्मल महफूज हो जाएगी। तो अब मसलन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अब सुबह एक फ़ोन आ गया 10 बजे कि हमारे यहाँ चमड़ा पड़ा है, आप उठा के ले जाएं, तो हमारे वॉलंटियर्स अगर बिज़ी हैं तो 1 आध घंटा 1.5 घंटा अगर वेट करना पड़ गया खाल को, तो लोगों को पता नहीं होता कि उसको महफूज कैसे करना है। ठीक है,
तो इस वजह से ये भी आगाही बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जब भी कुर्बानी का मौका हो तो अपने पास एक आध किलो जानवर के हिसाब से नमक रख लें, और जो ही वो उतरे बेशक आप कसाब को कह दें कि यार हमें इसमें हल्का सा जो है ना वो नमक लगा दें। खाल पे कितना लगता है और चमड़े पे कितना लगता है? वैसे तो उसको जितना ज़्यादा लगाया जाए वो उसके लिए बेहतर है, लेकिन आप एहतियातन अंदर वाली साइड पे इतना नमक लगा दें कि उसका कोई हिस्सा जो है ना वो नमक के बगैर ना हो। तो और इसके अल्लाह ने ऐसी कुछ कर रखा है कि अगर उसमें आपका 1 स्क्वायर इंच बच गया है नमक से तो वो स्क्वायर इंच ख़राब हो जाएगा, बाकी महफूज रहेगी। अच्छा, बकरे की जो खाल है और जो दुम्बे की खाल है, इनकी कीमत में कोई फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कितना? आप परसेंटेज में तो नहीं, लेकिन मैं ये अंदाज़ा दे सकता हूँ कि पिछले साल अगर बकरे की खाल का रेट जो है वो 300 रुपये था, तो जो दुम्बे की मेशा है हालांकि वो कीमती होता है मेरे अंदाज़े में, क्योंकि वो बहुत नरम होता है, बड़े खूबसूरत उससे जो है मसनूआत तैयार होती हैं, लेकिन उसका रेट जो है वो 100 रुपये के करीब था। और एक हैरत की बात कि बहुत बड़ा जानवर है, ऊँट की कुर्बानी लोग करते हैं, तो पिछले चंद सालों से जो है ना उसके चमड़े वो लेते ही नहीं हैं जो आपके ताजर हैं, कि उसका रेट बिल्कुल 10 रुपये भी नहीं मिलता है। हालांकि ऊँट की काफ़ी बड़ी खाल होती है, लेकिन उसका रेट ना होने के बराबर है। अच्छा, ये जितनी भी आप खालें इकट्ठी करते हैं, और आपने शुरू में भी बताया कि कफ़ालत यतामा का कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ, तो जो खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान से, अब अगर हम एक छोटे से शहर से 5 लाख ले रहे हैं तो लाखों करोड़ों में बात जाएगी, तो ये सारा खर्चा सिर्फ यतीमों की कफ़ालत पे ही जाता है या और दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल मसारफ़ इसके मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसरफ़ अलखिदमत के यहाँ है वो यतीम बच्चों की कफ़ालत का है। उसके अलावा जो है वो ये मुख्तलिफ़ जो समाजी काम है उसमें भी खर्च होता है। इसके अलावा जिस तरह बहुत बड़ा एक उम्मत के ऊपर एक इम्तिहान चल रहा है, फ़लस्तीन का वाला मामला चल रहा है, तो वहाँ पे भी लोगों को वसाइल की ज़रूरत है। तो इस तरह के जितने फलाई काम हैं जो उसके मसरफ़ में आते हैं उन तमाम मद में ख़र्च होता है, वो लाजमी नहीं, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो कफ़ालत यतामा में जाता है। कितने कुछ लोग हैं जो आपकी कफ़ालत में अलखिदमत फाउंडेशन की? चकवाल में टोटल भी बताइएगा। टोटल जो है वो हज़ारों में है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। जो हमारे बच्चे आगोश प्रोग्राम के तहत हॉस्टल सिस्टम में रह रहे हैं वो गालबन 10,000 के और उससे ज़्यादा का फिगर है, और जो घरों में जिनकी कफ़ालत की जाती है वो फिगर तो मेरे ख़्याल में 50,000 से ज़्यादा का नंबर है वो हमारे पास। तो डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा काम है, लाखों बच्चे यतीम हैं, बहुत सारे इदारे इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फिर भी ये नंबर कम है। मैं चकवाल की अगर मिसाल लूँ तो चकवाल में हमारे पास 100 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अगर आप चकवाल शहर की में अगर सर्वे करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद 3 से 4 हज़ार बच्चा है जो यतीम है और उनकी कफ़ालत के लिए उनको ज़रूरत है। और उसमें बाद सफ़ेद पोश ख़ानदान हैं और बहुत बाहिम्मत ख़वातीन हैं जो किसी से जो है वो मांग नहीं सकती हैं या उनके सामने कफ़ालतकारी। जी बिल्कुल, ज़रूरियात। तो बहुत सारी हमारी बरादर तंजीमें हैं वो भी इस सिलसिले में काम कर रही होती हैं, तो हम एक रफ़ एस्टिमेट्स होते हैं, रफ़ सर्वेज़ होते हैं हमारे पास कि इतने बच्चे जो हैं या इतने लोग हैं जिनको तावन की अशद ज़रूरत है। तो लोगों से अपील करते हैं कि फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें, अलखिदमत के ज़रिए हो, हेल्पिंग हैंड के ज़रिए हो, कोई मकामी और ट्रस्ट हो, ईदी के ज़रिए हो, सारे लोग जो हैं वो एक है बिल्कुल एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लेकिन ऐसे कामों में हिस्सा लें जिनका असर माशरे पे मुस्बत हो, ये सबसे ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है उन इदारों को मॉनिटर करती है जो खालें जमा करती हैं, या जिस तरह बता रहे हैं कि जो आसपास के गांव हैं वहाँ से छोटे छोटे मदरसे भी ले लेते हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक रखती है और बग़ैर इजाज़तनामे के, बग़ैर किसी NOC हासिल किए अगर ये काम करते हैं तो बहुत कड़ी सज़ाएँ जो है वो इसमें दी जाती हैं। और क्योंकि आप ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाता है जो गैर कानूनी तौर पे इस तरह खालें कलेक्ट कर रहे हों? चकवाल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो हैं वो कानून को फॉलो करने वाले हैं और वही लोग काम करते हैं जिनके पास इजाज़तनामा हो। मैंने किसी को नहीं देखा कि बग़ैर इजाज़तनामे के काम कर रहा हो, लेकिन डेफ़िनेटली बहुत बड़ा इलाका है पंजाब में, पाकिस्तान में, तो NOC के बग़ैर हमारे यहाँ जहाँ अच्छे लोग मौजूद हैं तो कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो बाकियों को बदनाम करते हैं या उनकी वजह से मुल्क की नेकनामी में फ़र्क आता है, वो ज़रूर मौजूद होते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, जिस तरह हमारे कैंप में कल जो इदारों के मुख्तलिफ़ इदारों के लोग हैं वो चक्कर लगाते हैं, वो मालूमात लेते हैं, वॉलंटियर्स के बारे में पूछते हैं। कल
मोहतरमा डीसी साहिबा और इंतज़ामिया ने भी विज़िट किया और चक्कर लगाया और उन्होंने हमारे काम को सराहा। तो गवर्नमेंट की सरपरस्ती हो, प्रॉपर प्रोसीजर्स हों, गाइडलाइंस हों, तो हमारे लोग जो हैं वो दुनिया की किसी कौम से जो बल्कि हर मामले में उनसे आगे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, बुरा ना मनाइएगा, आप ईद के दिनों में घर वालों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन के काम करें, आपको क्या मिलता है? सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा, बस। आप देखें कि हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है 15 मई से। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए घर वालों को छोड़ दिए? बिल्कुल जी। मैं पिछले 4 दिनों से मुसलसल जानवरों की ख़रीदारियाँ, मुख्तलिफ़ पंजाब की मंडियों के चक्कर लगाना, बल्कि कल ईद की नमाज़ सुबह 5:30 बजे अदा करके और रात को तकरीबन 10 के बाद मैं घर गया हूँ और सुबह आज 5 बजे से फिर जो है वो इधर मौजूद हूँ। और ये सिर्फ़ इसलिए है कि शायद अल्लाह के यहाँ इसी के ज़रिए हमारी कोई बख्शिश का वो सबब बन जाए। तो कोई हिस्सा वगैरह नहीं मिलता जब सारी कलेक्शन होती है? तो अगर हिस्से के लिए काम किया जाए तो मेरे ख्याल में फिर तो उन गरीब लोगों के हिस्से में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ये काम अल-खिदमत का नाम जो है वो इसी वजह से पूरी दुनिया में गूंजता है कि हमारे यहाँ काम वॉलंटियर्स करते हैं। ठीक है, NGOs में बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज़ पे लोगों को हायर किया जाता है, अच्छी तनख्वाहों पे रखा जाता है। मैं चकवाल में कई ऐसी NGOs काम कर रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर हमारे पास ऑफ़िस में कुछ चंद पेड वर्कर्स हैं जो प्रोफेशनल काम के लिए होते हैं। अदरवाइज़ जितनी हमारा नेटवर्क है वो चकवाल के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, वो सारा वॉलंटियर्स के ज़रिए चलता है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा जान के कि किस तरह आप लोग काम करते हैं और किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान भर से ईद के मौका पर जो है वो चरबे कुर्बानी, चरबे ही कहते हैं ना, कुर्बानी, चरमे कुर्बानी खालें या चमड़े वगैरह वो कलेक्ट करते हैं और उनको प्रिजर्व करते हैं अपने पास नमक वगैरह लगाकर, और जब उनके रेट्स अच्छे लगते हैं तो वो पैसे वो कफ़ालत यतामा के लिए और दीगर जो इनके प्रोग्राम्स हैं सोशल खिदमत के, उनमें वो लगाते हैं। और ये हुकूमत की इजाज़त से ये सारे काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा होगा और ये भी पता चला होगा कि आपकी ईद की जो खालें और चमड़े हैं वो कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं और किन चैनल से गुजर कर जाते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।